हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपसे मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा चुंबकत्व और द्रव्य है, इसका सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक जो है यहाँ पर हम कुछ ऐसी परिभाषाओं को पढ़ेंगे जिनमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है। ये सारी परिभाषाएं एक दूसरे से हमें संबंधित महसूस होती हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आज हम इन सारे कन्फ्यूजन को इस वीडियो में दूर करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारा कन्फ्यूजन जो है इन सारी परिभाषाओं को लेकर वो दूर हो सके। जैसा कि इसमें आपको पहली परिभाषा जो पढ़नी है वो है हमारा चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। चुंबकन क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें अगर आप किसी पदार्थ को ला करके रख देते हैं तो वह पदार्थ भी चुंबकीय गुण उस पदार्थ में भी उत्पन्न हो जाता है, तो उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं चुंबकन क्षेत्र। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक चुंबक है और उस चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। आप लोग पढ़े हैं कि कोई भी चुंबक होता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें हम लोग चुंबकीय प्रभाव को अनुभव करते हैं। तो अगर हम उसके चुंबकीय क्षेत्र के यानी वो जो चुंबक है उसके चुंबकीय क्षेत्र में ला करके हम कोई एक लोहे का टुकड़ा, जैसे कि लोहे की कील होगी, उसको ला करके रख देते हैं तो लोहे का कील आप देखेंगे कि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण आ जाता है, यानी वो भी धीरे धीरे चुंबक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोग भू चुंबकत्व में पढ़ते हैं कि पृथ्वी के अंदर हम लोग अगर नर्म लोहे की कील को क्या करते हैं, कुछ समय तक, काफी समय के लिए गाड़ देते हैं तो वो जो कील होती है वो धीरे धीरे चुंबक में बदल जाती है। तो यही क्षेत्र जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं चुंबकन क्षेत्र। जैसा कि परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखा है कि वह क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को रखने पर वह चुंबकीय हो जाता है, यानी उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। यानी वही क्षेत्र क्या होता है, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। और चुंबकन क्षेत्र को हम लोग कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास, जैसा कि बहुत सारे वैज्ञानिक, पहले के जो वैज्ञानिक थे उनका मानना था कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है और जो धारा होता है वो दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। लेकिन आर्स्टेड के प्रयोग से ये सिद्ध हो गया कि जो धारा है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा संबंधित है। क्योंकि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि धारा कब उत्पन्न होती है, जब कोई आवेश गति करता है, यानी आवेश अगर गति करता है तो उसके कारण धारा उत्पन्न होती है। और धारा उत्पन्न होती है तो धारा जब बहती है किसी भी चालक तार में तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। इस बात को आर्स्टेड के प्रयोग में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई आवेश गति करता है तो उसके कारण धारा उत्पन्न होती है। क्योंकि हम लोग धारा की परिभाषा ही पढ़ते हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर को, यानी आवेश अगर चल रहा है तो वहां पर धारा उत्पन्न होगी। और अगर धारा कहीं पर उत्पन्न हो रही है, किसी तार में अगर धारा बह रही है तो उस तार के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ये सारी प्रैक्टिकल जो है, ये सारा जो प्रयोग है ये आर्स्टेड ने ही प्रूव कर दिया था। और इन्होंने बताया कि धारा और चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा संबंधित है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक परिनालिका है, जैसा कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, बना देते हैं परिनालिका के द्वारा हम लोग समझते हैं कि जो धारा और चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से संबंधित है। ये मान लीजिए एक परिनालिका है और इस परिनालिका में मान लीजिए स्मॉल आई धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं। जैसे चुंबकन क्षेत्र को हमें समझना है तो चुंबकन क्षेत्र होता क्या है, अगर इसमें धारा प्रवाहित होगी तो जब धारा इसमें प्रवाहित होगी तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही होगा। हमें पढ़ना है चुंबकन क्षेत्र। तो मान लीजिए इसमें जो धारा है वो क्या है, स्मॉल आई प्रवाहित हो रही है और जो ये कुंडली है, ये परिनालिका जो है, इसमें फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल n। हम लोग मान लेते हैं कि जो फेरे हैं वो क्या है, स्मॉल n है। तो अगर फेरे स्मॉल n है तो इस धारा के कारण इस परिनालिका में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी चुंबकन क्षेत्र, जो मैक्सिमम चुंबकन क्षेत्र होगा वो होगा आपका, आप लिख सकते हैं H = N × I, यानी आप दोनों का गुणा कर दीजिए तो जो मैक्सिमम चुंबकन क्षेत्र होगा इस परिनालिका के कारण वो उत्पन्न होगा। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और भी हम सारी टॉपिक को पढ़ चुके हैं कि अगर किसी परिनालिका में फेरों की संख्या बहुत ज्यादा है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा होगा, अगर फेरों की संख्या कम है तो चुंबकीय क्षेत्र कम होता। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक परिनालिका है जिसमें फेरों की संख्या स्मॉल n है और उसमें हम लोग स्मॉल आई धारा प्रवाहित करते हैं। तो इस परिनालिका के कारण जो उत्पन्न चुंबकन क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो आपका आएगा H = N × I। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सारी चीजें डिटेल में लिखते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर लिखेंगे, माना एक परिनालिका जिसमें फेरों की संख्या बराबर स्मॉल n तथा प्रवाहित धारा स्मॉल I हो
तब परिनालिका का चुंबकन क्षेत्र परिनालिका का चुंबकन क्षेत्र यानी इस परिनालिका के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकन क्षेत्र होगा वो होगा आपका H = N × I, यानी जो मैक्सिमम चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है परिनालिका वो N × I उत्पन्न कर सकती है। लेकिन अब हमें अगर पूछा जाए कि ये तो हो गया चुंबकन क्षेत्र की, इसमें अगर आप कोई पदार्थ ला करके रखते हैं तो वो चुंबकीय गुण उसमें उत्पन्न हो जाएगा। अब वो कितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का अगर मान पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये जो परिनालिका है इसमें हम क्या करते हैं, एक कोई लोहे का टुकड़ा, एक कोई पदार्थ ला करके रखते हैं। अब ये पदार्थ अगर आप इस कुंडली के अंदर रखें, इस परिनालिका के अंदर रखे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही होगा। तो यहाँ पर परिनालिका का जो चुंबकन क्षेत्र है वो है H = N I। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग अगर याद करें, यहाँ पर लिखेंगे एक शब्द हम लोग पढ़ते हैं निर्वात की चुंबकनशीलता या निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता जो होती है वो होती है μ0। आप लोगों ने ये पद एक पढ़ा होगा, एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं निर्वात की चुंबकशीलता जो होती है वो होती है μ0, और ये क्या होता है, कांस्टेंट मान होता है। तो यहाँ पर जो चुंबकन क्षेत्र वो तो N × I है। अब हमने इसको ला करके इस कुंडली के अंदर रख दिया तो इस पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा। अब कितना चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि निर्वात की चुंबकनशीलता कितनी है। तो हमने माना है कि हम लोग जानते भी हैं कि हम लोग इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ भी चुके हैं कि निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है वो होती है μ0 के बराबर। तो अगर निर्वात की चुंबकशीलता μ0 है तब ये जो आपका हमने इसमें पदार्थ रखा इस पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, अब यहां पर लिखेंगे अतः धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर लिखेंगे अतः ये जो इसमें हम लोग धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहां पर लिखेंगे अतः धारा के कारण पदार्थ, ये जो आपका पदार्थ है इसमें पदार्थ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं B0 से। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो बराबर होगा किसके, चुंबकन क्षेत्र के। चुंबकन क्षेत्र मतलब यहाँ पर जो इसका मैक्सिमम चुंबकन क्षेत्र कितना है इनटू हम करेंगे μ0। μ0 क्या है, तो निर्वात की चुंबकशीलता है, यानी निर्वात में चुंबकनशीलता का मान कितना है और चुंबकन क्षेत्र का मान कितना है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो कहलाता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। यानी ये जो आपका पदार्थ हमने यहाँ पे बीच में माना है इस पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो V0 = आपका हो जाएगा μ0 × H। ये तो हो जाएगा आपका चुंबकन, ये हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर हम ज्ञात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एक जो है धारा के द्वारा पदार्थ के अंदर एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ पर जब धारा प्रवाहित होती है तो वो धारा के कारण इस पदार्थ पर एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे, एक पॉइंट और नोट करेंगे, प्रवाहित धारा के कारण पदार्थ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, पदार्थ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम लोग Vm से, यानी प्रेरित धारा को हम लोग Vm से प्रदर्शित करते हैं अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये बराबर होता है जो आपका पदार्थ के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ये बराबर होता है μ0 × कैपिटल M के, μ0 × कैपिटल M के, यानी प्रेरित धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बराबर होता है आपका Bm = μ0 × कैपिटल M। अब ये कैपिटल M क्या है, तो कैपिटल M की परिभाषा यहाँ पे हमने लिखा है, ये है आपका चुंबकन की तीव्रता, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी जो इंटेंसिटी वो कितनी है, यानी उसकी तीव्रता कितनी है। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें कि चुंबकन की तीव्रता किसे कहते हैं, तो परिभाषा हमने यहाँ पे लिखा है, इसको नोट करेंगे कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। अब चुंबकीय आघूर्ण के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है
कि कोई भी पदार्थ है तो उसका एक निश्चित आयतन होता है, तो उस आयतन का हम एक एकांक भाग लें तो उस एकांक आयतन में जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, जैसे कोई चुंबक है तो उसमें दो ध्रुव होते हैं तो वो एक द्विध्रुव आघूर्ण की भांति व्यवहार करता है, तो उसके आयतन में उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण को ही क्या कहते हैं हम लोग, चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। और चुंबकन की तीव्रता को हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो ये कैपिटल एम आया है ये है आपका चुंबकन की तीव्रता है, और जो चुंबकन की तीव्रता का सूत्र होता है वो होता है m इक्वल टू स्मॉल एम अपान वी होता है। ये स्मॉल एम क्या है, तो ये है द्विध्रुव आघूर्ण जो कि चुंबकीय आघूर्ण जिसको हम लोग कहते हैं, और वी क्या है तो एकांक आयतन है। तो ये सारे पद अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, m जो है वो है चुंबकीय आघूर्ण और जो v है वो है एकांक आयतन, यानी एकांक आयतन में जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण होता है उसी को हम लोग कहते हैं चुंबकन की तीव्रता, और इसको हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और कैपिटल एम बराबर होता है स्मॉल एम बटे स्मॉल वी। तो प्रवाहित धारा के कारण जो प्रेरित धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा वी एम इक्वल टू म्यू नॉट इंटू स्मॉल एम। यानी आपको यहां तक सारा टॉपिक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे पदार्थ रखा है इस पर टोटल चुंबकीय क्षेत्र कितना है इसका मान ज्ञात करते हैं। तो अगली लाइन में लिखेंगे, यदि एक परिनालिका के अंदर पदार्थ को रखा जाए, अगली लाइन से लिखेंगे, यदि एक परिनालिका के अंदर पदार्थ को रखा जाए, जैसे कि हमने इस परिनालिका के अंदर एक पदार्थ को रखा है, तब उस पदार्थ पर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र, पदार्थ पर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो होगा आपका B, और ये बराबर होगा आपके जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस पर उत्पन्न हुआ है ये आपका V नॉट, यानी पदार्थ पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र B नॉट प्लस जो आपका द्विध्रुव प्रेरित धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है आपका ये Vm, इन दोनों के बराबर होगा। V नॉट का मान हमने निकाल लिया है, यह आया म्यू नॉट इंटू स्मॉल h। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, इसको हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं, B इक्वल टू इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू स्मॉल h प्लस बी एम का मान देखिए तो म्यू नॉट इंटू कैपिटल यम, म्यू नॉट इंटू कैपिटल यम। यहाँ से अगर म्यू नॉट को हम लोग बाहर कर लें तो इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट इक्वल टू एच प्लस स्मॉल यम और इंटू आपका म्यू नॉट को हमने क्या किया, बाहर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस जो ये आपका पद है इसमें से हम लोग कैपिटल एच को भी कॉमन लेते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पे कैपिटल एच तो एक ही बार है, यहाँ पर स्मॉल एम है, तो इसका मान आप यहाँ से कैसे कॉमन करेंगे। तो इसका एक तरीका होता है, जैसे अगर कहीं पर आपको दिया गया हो a प्लस बी, अब a प्लस बी में अगर कहा जाए a को कॉमन लीजिए तो यहाँ से तो a निकल जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पर तो a नहीं निकलेगा। तो इसका एक सिंपल तरीका आप क्या करिए, a से ऊपर नीचे गुणा और भाग कर दीजिए, तो a के यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका b बाई a। तो a भी बाहर निकल गया और आपका एक a यहाँ पर आ गया। अगर फिर से गुणा करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा और a प्लस बी आपका वही आंसर आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें से अगर हम h को बाहर निकालते हैं तो यह आ जाएगा, h को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे म्यू नॉट पहले ही बाहर निकला इंटू h और बचेगा 1 प्लस स्मॉल m बटे एच। यहाँ से एक सूत्र आपको ये मिल जाएगा। ये जो आपका स्मॉल एम है, स्मॉल एम नहीं, ये क्या है आपका कैपिटल एम है, आपको याद रखना ये क्या है, कैपिटल एम है। तो एक सूत्र आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब ये जो m बटे एच है ये है आपका चुंबकीय पारगम्यता। तो इसको जो हम लोग लिखते हैं इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसको लिख सकते हैं b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कैपिटल एच, बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस, और चुंबकीय पारगम्यता का जो प्रतीक होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू नॉट इंटू एच और 1 प्लस ये आपका है चुंबकीय पारगम्यता। और यही सूत्र हमें क्या होता है, हमें जो है एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ से ये चुंबकीय पारगम्यता का मान आप निकाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं, ये निर्वात की चुंबकशीलता है और ये है चुंबकन क्षेत्र 1, तो एक कांस्टेंट मान होता ही है। तो ये सूत्र हमें ज्ञात करना होता है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर नोट्स बनाना चाहें तो आप पहले इस यहाँ पर लिखेंगे इस पूरे हिस्से को
ये वाला हिस्सा, उसके बाद आप ये हिस्सा लिखेंगे, फिर उसके बाद में आप ये चुंबकन की तीव्रता हेडिंग डालेंगे और ये परिभाषा आप लिख लेंगे। यहाँ से आपको ये सारे मान आपको मालूम होना चाहिए और फिर हम लोग ये एक जो है सूत्र का डेरिवेशन यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।